9 साल से उनकी हस्बैंड वाइफ की अनबन हो रही थी और कोर्ट में केस चल रही थी। फिर अभी उन्होंने आपके साथ हीलिंग करने के बाद पुनर्विवाह करके साथ में रहते हैं। ये सच है? एब्सोल्युटली सच है। जो टेस्टिमोनियल आपने वीडियो सुना तो केवल अकेले नहीं हैं, उनके ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग थे और उनकी लाइफ में भी सबको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था। क्या ये इविल आई और नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, जेलसी होती है रियल में? उन व्यक्तियों से जाके पूछो जिसने इसको फ़ील किया है, जिसकी लाइफ इस चीज़ से कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। तो मैं बचपन से ही धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होना उनको पसंद नहीं था। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर दीपक सुवेदी का। Thank you so much, ma'am. And thank you, Team TBT. My name is Dr. Deepak Subidhan and the author of this book, Veil of the Fire. आज हम आपके सामने तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना बीर मसान के ऊपर भूत प्रेत पिशाच सिद्धि के ऊपर बात करने वाले हैं और इस वीडियो को अंतिम तक रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पहली बार ऑथेंटिक तंत्र क्या होता है, ऑथेंटिक भूत साधना, प्रेत साधना, पिशाच साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना के उसके माध्यम से क्या होता है और एग्जैक्टली काला जादू क्या होता है और उसको कैसे हटाया जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप वो सब कुछ को जानने वाले हो। अगर कुछ भी चीज़ में कमी लगती है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके हमें बताइएगा और पहली बार यहाँ पे मैं टीम टीवीटी के माध्यम से आप लोगों के सामने अपने नॉलेज को रख रहा हूँ और कुछ भी हो प्लीज़ कनेक्ट मी। गुरुजी, आप शमशान घाट को महाविश्वविद्यालय क्यों कहते हैं? शमशान घाट से बड़ा आपको शिक्षा देने की जगह और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। शमशान घाट आपको ये शिक्षा देगा कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नष्ट हो जाएँगे। आपसे बड़े-बड़े व्यक्तित्व, आपसे बड़े-बड़े योगी, आपसे बड़े-बड़े सन्यासी, आपसे बड़े-बड़े कोई भी पद प्रतिष्ठा के व्यक्ति भी वहाँ गया आपके सामने खाक हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं। सेकंड चीज़, वो एक ऐसी भूमि है जहाँ से आपको सत्यता का जो सत्यता है, आप उसको जान पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपका फिज़िकल बॉडी, आपका पंचमहाभूत खत्म होता है और उस परम तत्व में विलीन होता है। तो इसीलिए आप शमशान घाट से ये चीज़ कि जिसको हम नॉर्मली एवरीडे लाइफ में जिसको भूल जाते हैं, वो शमशान शमशान घाट में जाके हमें उसको य य याद करते हैं, इसलिए उसको मैं हमेशा महाविद्यालय ही बोलता हूँ। और आप ये जो साधना में है और ये आपको किसी गुरु के माध्यम से या किसी ने प्रेरणा किया है, किसी ने फ़ोर्स करा है या आप अपनी तरफ से खुद ही आपका मन लग रहा है या ये आपके डीएनए में है? मैं अपने गुरुओं का हमेशा के लिए मैं रेडी हूँ कि मुझे लाइफ में अच्छे गुरु मिले। बट मेरा झुकाव पहले से था। हमारे कुल में या फिर मेरे परिवार में बहुत पुरानी प्रथा रही है जहाँ पे हम उस प्रकार के शक्तियों को पूजा करते हैं और वो शक्ति हमारे अंदर आती थी और हम लोगों की मदद करते थे। और उस शक्ति ने मुझे बचपन से ही उसका कृपा दृष्टि हुई और मैं हमेशा मेरे सपने में भी वो आते थे और मुझे अलग-अलग किस्म का गेम्स भी सिखाते थे और जब लोग आस-पास नहीं होते थे, वो शक्ति एज़ अ किसी न किसी फ़ॉर्म में मेरे सामने मैनिफेस्ट होते थे। बट मुझे लगा कि वो उस टाइम पे एक छोटे से बच्चे के रूप में, तो मुझे लगा कि कोई एज़ अ शक्ति वगैरह नहीं होती है और वो नॉर्मल लाइफ़ में सब लोगों के पास होती है। और नेपाल में उस प्रकार की बहुत सारे लोग हैं, जिसको उस प्रकार की शक्तियों की बहुत ज़्यादा ज्ञान होती है और बचपन से शक्तियों की कृपा उनके ऊपर होती है। मैंने सुना है कि आप स्कूल के बुक के अंदर भगवान का बुक रख के पढ़ा करते थे, 5-6 क्लास में पढ़ते वक़्त भी।
कि ये सच है? हाँ जी, ये सत्य है। सत्य इसलिए है कि मेरे पेरेंट्स को मैं बचपन से ही धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होना उनको पसंद नहीं था। तो उनके लिए ये चीज़ था कि हमारा बेटा भी और लोगों की तरह वो नॉर्मल रहे, आध्यात्मिक फ़ील्ड में ना जाएँ और लाइफ़ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ। तो इसीलिए कि मुझे उनके सामने छुपाते हुए चीज़ों को जानना होता था। और मैंने सुना है कि आप रात में बिस्तर पे सोए हुए होते थे और सुबह उठते वक़्त आप सेती नदी के किनारे या राम घाट या गाई घाट कहीं पे जाके साधना करते हुए सुबह मिलते थे। ये सच है? बहुत सारे लोगों ने बोला है, बट ये है कि मुझे उस टाइम पे अपने अंदर वो कॉन्शियसनेस थी नहीं था कि मैं वहाँ पे कैसे पहुँचता था। बट अभी मुझे लगता है कि जो यही सेम घटना मेरे पिताजी के पास भी होता था। जब वो सोते थे, रात में नॉर्मली सोते थे, बट वो सुबह जब लोग उनको देखते थे कि हमारे घर के पीछे जहाँ पे एक हमारे दैव हैं, जिसको हम ओसिस बोलते हैं, बाला भायर बोलते हैं, उनके जो जो स्थान है, वहाँ पे हमेशा मिलते थे। रात में उनको भी पता नहीं होता था कि वो वहाँ तक कैसे गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने छा करके बैठे हुए, उनको भी पता नहीं होता था। और ऐसे ही घटना मेरे साथ भी होता था। आपको पता नहीं होता था तो ऑटोमेटिकली सुबह उठते वक़्त या साधना करते हुए मिलते थे, क्या होता था? वो चीज़ ना अगर मैं जानबूझ के मैं शमशान घाट में जाऊँ, ऐसा तो वैसे जब बचपन में वो सब हो ही नहीं सकता था। बट बाद में जब एक एक घटना बहुत ज़्यादा होने लगी, तो मेरे परिवार ने उस दैव के ऊपर उनका पूजा किया, शांति किया, फिर उस दिन के बाद न ये चीज़ रुक गई। आप अभी कोई और पेशा में भी इन्वॉल्व है या अभी तंत्र का ही प्रैक्टिस करते हैं? मैं बस इसी चीज़ का ही प्रैक्टिस करता हूँ और क्योंकि मैंने कई बार इस इस फ़ील्ड को छोड़ने के लिए मैंने ब बहुत हाथ-पैर मारे और हमेशा मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जो भी फ़ील्ड में गया हूँ, हमेशा मैंने ट अब तक मैं पहुँचा हूँ, बट ये रास्ता है कि मुझे छोड़ता नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को सब चीज़ छोड़ते हुए इस फ़ील्ड में आना है। इस फ़ील्ड में आने के लिए या तो आपके पास साइड में बैंक बैलेंस भी होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 6 महीने से लेके 1 साल तक कि आप कंप्लीट साधना के अंदर गहराई में आ सको, उतना आपको सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है, तो प्लीज़ फोकस ऑन द वर्क एंड प्लीज़ एटलीस्ट गिव फ्यू मिनट्स एवरी डे फॉर द साधना। आप एक यूथ की प्रेरणा की स्रोत है। आपको देख के बहुत सारे लोग साधना के फील्ड में आना चाहते हैं। पर वो लोग बोलते हैं कि मैं 5 इयर्स तक 10 इयर्स तक सर्विस करूँगा, फिर मनी कलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं साधना में इन्वॉल्व हो जाऊँगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे आप क्या सजेस्ट करते हैं उन यूथ को? याद कर लीजिएगा हर चीज़ ना आपके चाहने से नहीं होती है, बट जब उसका बुलावा आता है, आप ना चाहो फिर भी आपको उस रास्ते में जाना ही पड़ता है। कहने का मतलब है अगर आपने 10 साल, 20 साल तक भी काम किया, सब सर्विस किया, फिर वो हो सकता है कि एक झटके में आपने जितना भी पैसा कमाया वो एक झटके में भी जा सकता है। हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि आपको या फिर आपकी फैमिली के अंदर कुछ रोग लग जाए। बट अगर आप किसी शक्ति ने आपको इस फील्ड में लेके आना चाहती है, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि आप अच्छी तरह से साधना कर पाओ। तो हमारे चाहने से अगर हम साधना कर लेते, तो फिर हम तो खुद भगवान से भी बड़े हो गए। तो हमें भगवान की पूजा-आजा करने की ज़रूरत ही क्या है? और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं साधना में आगे बढ़ूँगा, फिर आपके जैसे करके लोगों का हील करूँगा, सबको ठीक करूँगा, उनकी ब्लेसिंग लूँगा। ये पॉसिबल है आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए पॉसिबल तो है, बट क्या उनके अंदर उतने डेडिकेशन है? क्या उतना लगाव है कि वो सब कुछ छोड़ते हुए भी इस फील्ड को अंगाल पाए? बट ये फील्ड सब लोगों के लिए है नहीं। क्योंकि यहाँ पे शक्ति या फिर जो शक्ति के आसपास के जो तत्व हैं, आपको हरदम आपकी परीक्षा लेंगे। अगर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, अभी आप इस फील्ड में आ सकते हो। नॉर्मल लोग साधना तो कर सकते हैं, बट लोगों को हील करना, लोगों के सामने आके पूरी की पूरी शक्ति को प्राप्त करना, ये सब लोगों के लिए नहीं है। और इसलिए भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे जाके मृत्यु की वरण नहीं कर सकते और सत्यता को आप एज़ अ हैंडल नहीं कर सकते और जब तक आप उस चीज़ को जानोगे नहीं तो आपके अंदर वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी, जितना शक्ति, जितना पावर
आपको चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ नहीं है, तो आप लोगों के अंदर एक प्लेसिबो तो क्रिएट कर पाओगे, बट उनके अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके नहीं आ पाओगे। मैंने आपकी बहुत सारी टेस्टिमोनियल की वीडियो देखी है और मैंने कई कई लोगों से सुना भी है। तो कोई भी लोग कुछ भी परेशानी लेके आता है, जहाँ डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें लेके आते हैं, तो वो ठीक होके जाते हैं और आपको इतना सारा ब्लेसिंग देते हैं और आपको आपके बारे में इतने तारीफ़ करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? अभी देख लीजिएगा, वो जो शक्ति है या फिर जिस शक्ति ने ठीक किया वो मैं नहीं हूँ। वो माता की शक्ति है, वो मेरे गुरु की शक्ति है। और जो सच्चे मन से आते हैं, वो माता उनके लिए हमेशा, हमेशा माता ने उनको ठीक किया है, अच्छा किया है। मैं अपना 100% देता हूँ। जब मैं 100% देता हूँ, सब कुछ माता के चरण कमल में, मेरे गुरु के चरण कमल में रख देता हूँ। अगर उसको मेरे माध्यम से ठीक होना है, तो माता जी आप कर लीजिएगा। और मैंने देखा है कि माता चमत्कार करती है, गुरु चमत्कार करते हैं। तो इसलिए बोला गया है मेरा भक्ति गुरु की शक्ति। शक्ति किसकी? गुरु की। शक्ति किसकी? माता की। वो अगर किसी मनोभाव से, शुद्ध मन से लेके आते हैं, उनका काम हो जाता है। और ये चमत्कार केवल माता का चमत्कार है। और मैंने एक आपका टेस्टिमोनी देखा था, 9 साल से उनके हस्बैंड वाइफ की अनबन हो रही थी और कोर्ट में केस चल रही थी। फिर अभी उन्होंने आपके साथ हीलिंग करने के बाद पुनर्विवाह करके साथ में रहते हैं। ये सच है? ये एब्सोल्युटली सच है। जो टेस्टिमोनियल आपने वीडियो सुना था, वो केवल अकेले नहीं है, उनके ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग थे और उनकी लाइफ में भी सबको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था। और जैसे ही उन्होंने लेवल 3 के शैमनिज़्म स्टार्ट किया और जहाँ पे उन्होंने वशीकरण वगैरह के जो चीज़ थे उन्होंने सीखना शुरू किया, तो दे रियलाइज़ कि उनके संबंध ऐसे ही बिगड़े नहीं थे और बाहर के तत्वों ने, बाहर की शक्तियों ने, बाहर के लोग उनको छुटाने के लिए उनकी नज़रदोष से लेके उनके ऊपर डिफरेंट प्रकार का काला जादू किया गया था। बस हमने उस चीज़ को रिमूव कर दिया और उनको कुछ उपाय ऐसा दिया जिसके उपाय के माध्यम से अब वो हस्बैंड एंड वाइफ बहुत खुश हैं। एंड वो दोनों ही मेरे शिष्य हैं अभी। और दे सेड दैट कि हमें एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं था कि हमारे लाइफ में हुआ क्या है, कि हम एक-दूसरे को लव मैरिज हमने किया था। लव मैरिज करते हुए भी एक टाइम ऐसा है कि मैं उसको देखना भी नहीं चाहता था, वो भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। मन के अंदर प्रेम होते हुए भी जब कभी भी देखता था मैं उसको झगड़ा करने का मन करता था। नाउ दे आर वेरी हैप्पी एंड आई फील हैप्पी। अरे सब कुछ हुआ है मेरे गुरु की कृपा और माता के आशीर्वाद। और मैंने दूसरा एक भी टेस्टिमोनियल वीडियो देखा था, जो कुछ नेपाली है और अमेरिका में रहती है हुँ। और उनका 12 इयर्स से शादी करने के 12 साल तक बच्चे नहीं हुए थे और 2 बार आईवीएफ करके भी उनका फेल हो गया था। तो आपने कास्की काली माँ का मंत्र दिया उनको और मंत्र चैंटिंग करने के 1.5 महीने के बाद उनकी प्रेगनेंसी हो गई थी। ये सच है? हाँ जी, ये सच है। अभी भी आप जाके यूट्यूब में जाके उस चीज़ को देख सकते हो। इसका रीज़न ये था कि उसकी उनके गर्भ को या फिर इसको नेपाल में बोलते हैं मोस मारना या फिर अब उनके गर्भ को बाँध देना। ये नेपाल में भी बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी ने आपके गर्भ को बाँध दिया, अगर किसी ने आपकी मोच को बाँध दिया, क्या होगा कि आप मेडिकली आप फिट हो, फिज़िकली फिट हो, अब हर तरीके से आपका शरीर ठीक है, फिर भी आपको हर कुछ भी करो, फिर आपके अंदर गर्भ नहीं रहेगी, आपको बच्चे नहीं होंगे। तो इसी के लिए अगर आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल है, अगर उसको रिमूव कर सकते हो या फिर माता की कृपा हो गई, ये आराम से उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। क्या ये इविल आई और नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, जेलसी होती है रियल में? उन व्यक्तियों से जाके पूछो जिसने इसको फ़ील किया है, जिसकी लाइफ़ इस चीज़ से कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। जब तक आपके लाइफ में उसका रियल प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी बोलोगे कि इस प्रकार की चीज़ होते नहीं है। अगर नहीं होते, तो बड़े-बड़े लोग, इतने अमीर घराने के लोग भी अपने घर में एवरीडे पूजा क्यों लगाते होंगे? या फिर आसाम जैसे तो माता कामाख्या का मंदिर है, वहाँ पे जाके बलि वगैरह क्यों कराते हैं? और हमने भी देखा है बहुत सारे लोग इतने सालों से पीड़ित हैं कि उनके अपने ही घर के लोगों ने, अपने अपने ही फ्रेंड ने, अपने ही रिलेटिव्स ने, आपके ही नेबर ने उनके ऊपर जादू, तंत्र-मंत्र या ब्लैक मैजिक करके उनके जीवन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रखा है।
और हम पहले हमें व्यक्ति ऐसे हैं जहाँ पे हम सिखाते हैं कि उसको रिमूव कैसे करना है। हम उनको बताते हैं कि अगर आपके ऊपर हुआ है पहले कि आपको फिगर आउट कैसे करना है कि सचमुच में ब्लैक मैजिक है या फिर आपका प्लेसिबो है या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज है। आप खुद उसको वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि आप बता सको कि आम लोगों को भी हेल्पफुल हो जाए, और कोई ब्लैक मैजिक से पीड़ित हुआ था और आपने रिमूव करा, उनकी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इतने ही नहीं आप मैं तो चाहता हूँ पर यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिएगा। हज़ारों लोगों ने बोल रखा है कि उनके जीवन में जिसको मैंने अभी तक एज़ प्रत्यक्ष रूप में मैं उसे मिला भी नहीं हूँ और उनके टेस्टिमनी आप सुन सकते हो। एक रिसेंटली केस आया था, जिस अंकल को मैं 2017 से जानता हूँ दिल्ली से, और उन्होंने अपने बेटे के शादी में धूमधाम शादी किया था। लगभग 14-15 करोड़ की उन्होंने खर्चा किया था। दिल्ली के रहने वाले हैं, साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं। जब शादी हुआ तो उनको इवन 2 बड़े-बड़े अच्छे लग्ज़री कार भी उनको ऐसे मिला था, और जिसकी जो प्राइस है इट इज़ मोर दैन अ करोड़स। जैसे शादी हो के उनकी बहू उनके घर में आई, कुछ दिन के बाद उनकी जो हेल्थ है वो खराब होने लगी। तो उन्होंने उसको पहले साउथ दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे उपचार कराया, कुछ भी दिखा नहीं। देन दे टेक देम टू द मूलचंद हॉस्पिटल, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गुड़गाँव में मेदांत में लेके आए, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि उनको मेरी याद आई कि फिर वो मेरे पास आया और मैंने बोला कि अंकल जी ऐसे करो, रात में सोने से पहले अपनी बहू की जो उसे पिलो के नीचे थोड़ा-सा सामान रखने के लिए बोल देना और नेक्स्ट डे वो सामान को लेके आ जाना। अगर ब्लैक मैजिक होगा तो मैं आपको बोल दूँगा, अगर नहीं है तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अब आके देखा मैंने, देखा तो यहाँ पे हमें लगा कि ब्लैक मैजिक है। तब जैसे ही हमने एज़ अ ब्लैक मैजिक को बोला, तो मैंने बोला कि अंकल जी ऐसे करो कि उनके कपड़े के ऊपर किया गया है, आप एक बार अपनी बहू को लेके जाओ, घर में जाओ और उनका जो अलमारी है, अलमारी में देख लेना कुछ न कुछ चीज़ आपको मिलेगा। वो अपने बहू को लेके गए, अलमारी में ढूँढते रहे, पूरे के पूरे लगभग कपड़े छान मारे, उनको लगभग कुछ भी मिला नहीं। बाद में उन्होंने फिर से एक बार चेक किया, तो उनकी जो बहू थी, बहू के शर्ट में यहाँ पे जैसे ना किसी ने काट के कुछ चीज़ डाल के फिर उसको सिला दिया था, पिरो दिया था। तो वो अंकल जी लेके आए, हमने उसको ओपन किया, खोला, देखा कि छोटी-सी पन्नी में कुछ चावल के दाने, कुछ राई के दाने, कुछ तिल और कुछ कुमकुम या फिर कुछ ऐसे ब्लड के क्लॉट्स वगैरह थे। अब हमने ब्लैक मैजिक रिमूवल किया। ब्लैक मैजिक रिमूवल करने के लगभग 3-4 दिन के बाद बहू की जो एज़ अ हेल्थ थी वो ठीक होने लगी। बट एग्ज़ैक्टली क्या हुआ कि अंकल की अपनी बीवी, उनका स्वास्थ्य स्थिति एग्ज़ैक्टली बिगड़ने लगा और वो उन्होंने वॉमिट करना स्टार्ट किया। फिर अंकल जी कुछ दिन के बाद आंटी को लेके आए और फिर आंटी ने बोला कि मेरे से बोला कि बहू आने के बाद बहू उनको डोमिनेंस करती थी कि मैंने इतना दहेज लेके आई हूँ, वो चीज़ करती हूँ। तो उसके लिए उनको सबक सिखाने के लिए आंटी जी ने किया था। तो इतने बड़े घर में जहाँ पे वो बाहर दिखाते हैं कि तो वो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर बिलीव भी नहीं करते हैं। और जिनके पास अथाह पैसा भी है और उनके घर में ये चीज़ हो सकती है। तो आप एक नॉर्मल घर की उस चीज़ करो, कल्पना करो कि उनके ऊपर कितना लोग करते होंगे। और दिक्कत कहाँ पे है? चाहे दिल्ली के बाहर जाओ, आउटस्कर्ट में जाओ, मुंबई के आउटस्कर्ट में जाओ, जितने भी बड़े-बड़े शहर है, उनके आउटस्कर्ट्स में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मौली, मौलानाज़ वगैरह ऐसा मिल जाएँगे जिसके शरीर के अंदर जीन आते हैं, जिन्नात आते हैं, उस प्रकार की शक्ति आती है और 2-2 सौ रुपए में लोगों को ब्लैक मैजिक कर देते हैं। बट वो कभी भी अच्छा चीज़ नहीं कर सकते, वो हमेशा बुरा चीज़ ही कर सकते हैं। आप सात ताल की सोहर और सेती नदी के किनारे बोल भी सकते हैं, और हिमालय के काक, आप सुबह उठते वक़्त हिमालय के दर्शन करते हैं, और इतने सारे छांगा, खोला, नाला, ऐसे ऐसे शहर में रहते हुए आदमी इंडिया में कैसे आना हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। पोखरा इज़ लाइक अ हेवन इन दिस अर्थ। वहाँ पे अब ब्यूटीफुल 7 लेक, इतना अच्छा, इतना प्रकृति से भरपूर मेरा शहर है। अगर आप एज़ अ गूगल भी कर सकते हो, इतने अच्छे से आपको प पिक्चर दिख जाएँगे। तो मैंने
आपको पहले भी बोला, मेरे चाहने से मैं नहीं आया हूँ। मैं उस टाइम पे जापानीज़ लैंग्वेज एसोसिएशन का अध्यक्ष था। आई वाज़ ऑन द पीक ऑफ माय करियर। सालाना 60-70 लाख में आराम से भी नेपाल में भी कमा लेता था। दिसंबर 2 तारीख को मैं नेपाल आया था जापान से रिटर्न होते हुए, और लगभग दिसंबर 19 तारीख को सपने में महाबता बाबा जी आए, बस एक ग्लिम्प्स के लिए, और उन्होंने बोला, इट्स टाइम फॉर यू टू कम टू इंडिया। बस वो एक शब्द, एक सपना, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा गुरु का आदेश था और क्योंकि वो चाहते थे अब मैं यहाँ पे आऊँ। और उसके बाद मुझे पता चला कि आई हैड अ कनेक्शन विद दिस इंडिया। ये मेरे लिए कर्मभूमि बन गया है। नेपाल मेरे लिए मातृभूमि है। तो नेपाल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बट यहाँ पे मैंने उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ को आज़माया, और उसी की वजह से आज मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर पा रहा हूँ, हेल्प कर पा रहा हूँ। अरे बहुत सारे इंडियन लोगों का रहता है कि नेपाल की रॉ एनर्जी में जाएं, साधना सीखें, तपस्या करें, अपना कुछ लाइफ का कुछ टाइम वहाँ पे बिताएं। पर आप तो ऐसे शहर में रहते थे, खुद ही इंडिया आए। ये एक कुछ चमत्कार नहीं है, और आप भगवान ने इंडियन लोगों को हेल्प करने के लिए भेजा भी हो सकता है। देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे चाहने से मैं नहीं आया हूँ, उसके बुलाने से मैं आया हूँ। अगर उसने मुझे बुलाया है किसी बड़े मकसद के लिए, और महावतार बाबा जी ने अगर मुझे बुलाया है, तो किसी मकसद से मुझे बुलाया गया है, और मैं हैप्पी हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि मैं उन शमशान में भी जा सकता हूँ जहाँ पर लोग गए नहीं हैं। मैं उन शमशान के अंदर जाके साधना कर पाता हूँ रात में, जहाँ पे लोगों को उस शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। अब जैसे बड़े-बड़े शमशान है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, और उनको ऑलरेडी पता है कि वहाँ शमशान जागृत किया जा सकता है। बट उन जगह के बारे में पता नहीं। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 3-4 किलोमीटर के अंदर इतने सारे शमशान हैं, जहाँ पे लोग रात में भी होते नहीं हैं, कुछ भी नहीं होता, और वहाँ पे जाके आप वहाँ के रॉ रॉ एनर्जी को जिसको अभी तक किसी ने जगाया भी नहीं है, जागृत भी नहीं किया, मैं वहाँ पे जाके साधना करता हूँ। तो कहीं पे भी रहो, आप साधना से जुड़ सकते हो। कहीं पे भी जाओ संसार में, इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि आप बहुत बड़े शहर में या फिर उसमें छोटे शहर में। बेसिकली नेपाल में रॉ एनर्जी है वो ठीक है, बट आपको जब तक ना उस चीज़ को मिस नहीं करोगे, है ना? तो जब जाने के टाइम पे भी फिर वो आपको जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होती है। एंड आई फील हैप्पी कि मैं जहाँ पे भी हूँ, वहाँ पे मेरा कुछ काम होगा, कहाँ पे मेरी कुछ कर्म बाकी होगी। मैं इसलिए जब तक उस कर्म को खत्म नहीं करता, या फिर जब तक मेरा गुरु का फिर से आदेश नहीं आता, तब तक मैं यहीं पे। और आपने बहुत सारी इंडिया की शमशान में भी साधना किया है और नेपाल के शमशान में भी साधना किया है। नेपाल के शमशान और इंडिया के शमशान में क्या फ़र्क मिला है? नेपाल के शमशान रॉ है, और लोगों ने उस चीज़ का एक्सप्लोर नहीं किया है। वहाँ पे आपको उस प्रकार की शक्तियों को जल्दी जागृत कर सकते हो, और वो वहाँ के शमशान आपको ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। यहाँ के शमशान ऑलरेडी सौम्य हो चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत बार उस शमशान को जागृत करने का, उस शमशान को कंट्रोल करने का, या फिर वहाँ पे उस ऊर्जाओं को खिलाने का ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो इसीलिए कि जहाँ पे अभी तक वो गया नहीं है, वो शमशान में हमेशा आपको ज़्यादा खतरा होगी, बट खतरे के साथ-साथ आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगी जब वहाँ से आप निकलते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उन उन जंगलों के बीच में, उस पहाड़ों के बीच में, उस कंदराओं के बीच में जब कोई भी नहीं होती, आपको कोई भी शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करने में या फिर उनके दर्शन प्राप्त करने, उसकी अनुभूति प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। तो नेपाल के शमशान अगर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है, वो शमशान की या फिर उस प्रकार के शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, नेपाल के शमशान हम उसको रिकमेंड करते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में हो, तो आपको डायरेक्टली उस प्रकार के खतरनाक जगह पे साधना नहीं करनी है। आपको सिंपल तरीके से जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पे जाकर आपको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग आप यहाँ से करो, और धीरे-धीरे जब जैसे ही आप ऊपर उठ जाओगे, आप हम आपको रिकमेंड करेंगे कि नेपाल में जाके कहाँ पे आप उस प्रकार की साधना को कर सकते हो। गुरुजी, जो आप आर्टिकल डालते हो सोशल मीडिया पे, लोगों की इतनी आदत हो गई कि आपके आर्टिकल बिना पढ़े वो रह नहीं सकते। और सुबह उठते ही वो अपना टेलीग्राम चेक करते हैं कि आपने आर्टिकल डाला है कि नहीं डाला है, और गुरुजी ने आज न्यू क्या डाला है करके। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? इंडिया में हो, नेपाल में हो, अध्यात्म की मैगी चल रही है। बस सब लोगों को 2 मिनट में
मैगी जैसा शक्ति चाहिए, लोगों को 2 मिनट में भूत सिद्धि चाहिए, दो लोगों को 2 मिनट में प्रेत सिद्धि चाहिए, पिशाच सिद्धि चाहिए, ब्रह्माक्षर सिद्धि चाहिए, देवी की सिद्धि चाहिए और उनको प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए और उनको इवन अप्सरा सिद्ध करना चाहते हैं। तो जब तक आप खुद शमशान में जाके बैठोगे नहीं, जब तक आप उस तत्वों से जागृत नहीं करोगे और जब तक उस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जाओगे और आपका व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए कि वो शक्ति आप तक आना चाहे और इसके लिए समय लगते हैं। तो इसलिए मैं आर्टिकल में उन्हीं चीज़ों को लिखता हूँ जो जो फैक्ट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हवा-हवा में बात करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। जिसने शमशान एक बार भी गए नहीं हैं, वो शमशान सिद्धि के बारे में बताते हैं। जिसने काली माता को अच्छी तरह से जागृत भी नहीं किया है, वो काली सिद्धि के बारे में बताते हैं। तो मैं उस आर्टिकल में जो फैक्ट है और जो विज्ञान सम्मत है और जब आप रियल में जाके साधना करते हो तो आपको क्या-क्या अनुभूति होते हैं, वो बदलाव बाहर क्या बदलाव होता है और आपके अंदर के बदलाव क्या होता है, मैं उसके बारे में लिखता हूँ। तो लोगों को पहली बार ये चीज़ अनुभूति होता है कि रियल में होता क्या है। वो उनकी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा उन आर्टिकल के माध्यम से शांत होता है। और ये माता की कृपा से या फिर बोलूँ गुरु के आशीर्वाद से कि मैं उनकी उन जिज्ञासा को शांत कर पाता हूँ और जहाँ पे मैं केवल अपनी अनुभूतियों को शेयर करता हूँ, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं उन आर्टिकल में लिखता हूँ। गुरुजी, जैसे आपने ये बुक लिखी है, बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और इस बुक के अंदर क्या-क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये बुक की प्रेरणा मुझे मेरे गुरु ने दिया था और जब गुरु थे उस टाइम पे 2022 में वो चले गए, तो उन्होंने बोला कि बेटा अब तुझे अपनी अनुभूतियों के लिए ऊपर बुक लिखना है। तो मैंने गुरु आदेश था, मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं भी लिख लेता हूँ। तो मैं आया, लिखना शुरू किया, 1 पन्ना लिखा, नहीं हुआ, फिर इसको फेंका, फिर लिखना शुरू किया। बहुत ऐसे हो गए कि 6 महीने तक मैं लिखता रहा, गिरता गया, लिखता रहा, गिरता गया, मैं उसको फेंकता गया। और पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ऐसा आदमी जो नेपाल के इस पोएट कॉम्पिटिशन में चैंपियन हो चुका हूँ। बहुत बार मैंने बहुत सारे सर्टिफ़िकेट उस टाइम पे मैंने लिए थे अब से 20-22 साल पहले। इतना अच्छा आर्टिकल से लेके सब कुछ लिखने वाला व्यक्ति भी आज मैं 6 महीने से भी गुरु के आदेश होने के बावजूद भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं उसके सामने गया, गुरु के सामने गया और बोला गुरुजी, आपने जो आदेश दिया था मैं मेरे से नहीं हो रही है। मैं 6 महीने मैंने ट्राई किया, मेरा लिखने का काम ही नहीं हो रहा था। तो गुरु ने बोला, क्या तूने अपने नज़र उतार लिया? और वो मेरे लिए इतना बड़ा बम था कि मैं हर रोज़ माता की साधना करता हूँ, गुरुओं की साधना करता हूँ, गुरुओं की शक्तियों को बुलाता हूँ और मेरे सामने मेरे गुरु बोल रहे हैं कि क्या तूने नज़र उतार ली? अरे! मेरे लिए बहुत बड़ा बम था। तो फिर भी गुरु का आदेश था तो मैंने अपने ऊपर जो क्रियाएँ होती हैं उसके माध्यम से नज़र वगैरह उतार से लेके सब कुछ करके मैंने गाड़ के आ गया। रात में मैं उसे देखता हूँ, सपना देखता हूँ। मैंने सपने में देखा कि जब मैं नेशनल चैंपियन हुआ था, उस टाइम पे मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या फिर उनकी मम्मियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा जलती हुई थी। तो उन्हें मेरे आर्टिकल से लेके, मेरे फ़ोटो से लेके, तो उनके अंदर का जो जलन है, उन्होंने मेरे ऊपर नज़र-दोष लगाया था, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ क्रियाएँ करी थी। और उसके बारे में मुझे लगभग 20-22 साल के बाद मुझे पता चला कि उस टाइम पे मेरे ऊपर हुआ था और मैंने उसके बाद हर चीज़ को एक नेपाल के चैंपियन होने के बावजूद मैंने सब कुछ देखना छोड़ दिया। जब मैंने उस नज़र को उतारा, उस ब्लैक मैजिक को रिमूव किया 20 साल बाद, उसके बाद मैंने फाइनली लिखना शुरू किया। नेक्स्ट डे आई स्टार्ट राइटिंग इट और लगभग साढ़े 2 साल लग गए मुझे इस किताब को लिखने में। और इसमें ये जो बुक्स है वेल्स ऑफ फायर, इसका मतलब है कि आग की जो पर्दा है, श्मशान भूमि में जो चिताओं के ऊपर जल रही जो आग है, उसके ऊपर मैंने लिखा है कि वहाँ पे जब एक शरीर शरीर को जला जा रहा है, एक अस्तित्व वहाँ पे खत्म होती है और एक अस्तित्व वहाँ से न्यू शुरुआत होती है। वहाँ पे एक चीज़ की मृत्यु हो रही है और न्यू चीज़ की जन्म हो रहा है। वहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है और एक न्यू क्रिएशन हो रहा है। और काली यही है कि जहाँ पे वो चीज़ को विनाश तो करती है एट द सेम टाइम वो क्रिएट भी करती है। तो इसीलिए बुक है
माता काली का के जो रियल साधना के ऊपर, शमशान में जितने भी प्रकार के साधना होते हैं, चाहे भूत साधना हो, प्रेत साधना हो, पिशाच साधना हो, यक्षिणी योगिनी साधना हो, इसके ऊपर और माता काली के अलग-अलग स्वरूपों के ऊपर ये किताब लिखी गई है। और ये मेरे गुरु के साथ मैं अलग-अलग शमशान में जब मैं गया, नेपाल का पशुपतिनाथ का महाश्मशान हो, भूतनाथ का महाश्मशान हो, तारापीठ का महाश्मशान हो, उज्जैन का महाकाल का श्मशान हो और खासी का विश्वनाथ बाबा का मणिकर्णिका घाट का श्मशान हो, या फिर उनसे भी अलग-अलग श्मशान में जब मैं अलग-अलग गुरुओं के पास, स्पेशली मेरे गुरु कृष्णनामा और मेरे गुरु अजयनाथ अघोरी के पास, जो मैंने कुछ ज्ञान सीखा या फिर उनके सानिध्य में मैंने जो साधना किया, उसके बारे में यार वो साधना कैसे किया जाता है। अगर आप कोई तंत्र में न्यू हो, अगर नए हो, इस फील्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपको हज़ारों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑथेंटिक किताबें, मेरे अपना एक्सपीरियंस है इसमें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है या फिर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, प्लीज़ कनेक्ट विद अस।